रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि when a ray enters from one medium to another medium, क्या होता है? You draw normal. Ideally ये ray ऐसे जा रही थी, but it bends. ठीक है? And this is called deviation. Okay? This is my angle I, and this is my angle R. So the deviation, the reason for deviation is change of velocity. Actually velocity change से deviation कोई association होता नहीं है, but जब हम derivation करते हैं इसका, when we do derivation in wave optics हम लोग ये करेंगे, then we use the velocity and due to the difference of velocity it comes out. ठीक है? तो एक्चुअल में डायरेक्टली चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, हम लोग डेरिवेशन करेंगे. सो वी विल डू दैट इन द रे ऑप्टिक्स, सॉरी वेव ऑप्टिक्स. तो डेविएशन कहना से, डेविएशन इज नथिंग बट ये पूरा एंगल आई, तो आई माइनस डेविएशन इज आर. तो डेविएशन आ गया मेरा आई माइनस आर. ठीक है? लेट्स से इस मीडियम में वेलोसिटी v1 था, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 था. ठीक है? तो there is a ratio, the ratio of C by V is defined as refractive index. उसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप n से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? तो जब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की चर्चा करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल and refracted ray all lie in same plane. मैं अगर दूसरे लॉ की चर्चा करूं, दूसरा लॉ से, दूसरा लॉ, अच्छा इन दोनों को वैसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ बोलता है sin I by sin R is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ठीक है? जिसको कहा जाता है, ध्यान रहे, ये जो क्वांटिटी है ना, this quantity, we say this as mu2 by mu1 is equals to sin I by sin R. ठीक है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा mu1 sin I is equals to mu2 sin R. This is Snell's law for any two medium where I, ध्यान रहे, I is in medium 1 and R is in medium 2. ये साइन नोटेशन होना बहुत जरूरी है. अभी तक हमने बचपन में पढ़ा होगा sin I by sin R is mu, है ना? क्या पढ़ा होगा? sin I by sin R is mu. बट mu किसका था? mu ऑफ मीडियम 2 था, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होता है. ठीक है? यानी मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस क्वांटिटी को ऐसे लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू मतलब mu2 अपॉन mu1. ठीक है? चलो इसको नोट डाउन करो. चलो आगे बढ़ते हैं. ये जो क्वांटिटी है ना, देखो, sin I by sin R is mu2 by mu1. mu2 क्या होगा? C by v2 अपॉन C by v1. याद है मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था, देखो ऐसे, ये वाली क्वांटिटी देखो, ये तो C by v डालेंगे तो this comes out to be v1 upon v2. और हमको पता है v is equals to f lambda 1 upon f lambda 2. तो यहाँ से मेरे को एक नया रिलेशन मिलता है, sin I by sin R
is mu2 by mu1 is equals to v1 by v2 is equals to lambda 1 by lambda 2. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल। ये 45 डिग्री है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, mu2 mu1 is 1. तो बताओ what will be my angle R? बताओ एंगल R कितना होगा? चलो स्नेल लॉ लगाते हैं। स्नेल लॉ क्या बोलता है? n1 sin I is equals to n2 sin R. तो n1 sin 1 by root sin 45 n1 sin 45 is equals to n2 into sin R. तो क्या हो जाएगा देखो, 1 into 1 by root 2 is equals to root 2 into sin R. तो देखो sin R कितना आ जाएगा? sin R is 1 by 2, R is 30 डिग्री। ठीक है, डेविएशन कितना हो जाएगा? 45 पे था, इस तरफ शिफ्ट हो गया ना, तो डेविएशन is equals to 45 minus deviation is equals to R. तो देखो डेविएशन कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। रिफ्रैक्शन के ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे लिख लिया ना, मान लो एक वाटर टैंक में you place a pencil. How does it appear? ठीक है, अपीयरेंस इसका कैसा होगा? तो चलो लेट्स ट्राई। एक टिप हो गया, टिप से एक रे निकलेगी। ओके, दिस मीडियम, इस बार ये मीडियम 1 होगा और ये मीडियम 2 होगा। तो बताओ रे कहाँ से कहाँ जा रही है? रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। यहाँ पे रे कहाँ मूव कर रही थी? रेयरर टू डेंसर। तो देखो यार, जब रेयरर टू डेंसर गई थी ना, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। बेंडिंग कहाँ होती है? बेंडिंग होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। बट अगर इस केस में डेंसर टू रेयरर जाएगी तो बेंडिंग कहाँ होगी? बताओ, बेंडिंग होगी फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नॉर्मल बनाया जाएगा। ये रे ऐसे जा रही थी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस अवे फ्रॉम द नॉर्मल को ट्रेस बैक किया जाता है और यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है। दैट मीन्स this is going to be the tip of the pencil. So आपकी पेंसिल आपको इस तरीके से बेंड दिखती है। Do you see the tip of the pencil is shifted? यहां से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब इस शिफ्ट की चर्चा करते हैं। लिख लो और बाद में हेडिंग डालो, apparent shift due to change in refractive index। ऊपर वाला लिख लो पूरा,
shift due to change in refractive index. Okay, चलो shift due to the change in refractive index. आगे बढ़ते हैं, shift due to refractive change in refractive index. आपने देखा इस क्वेश्चन में दो बार आते हैं, देखो the man was observing from here. That means this is only applicable if object and observer are in two different medium. ठीक है, तो चलो चालू कर देते हैं सॉल्व करना. मैं इसी चीज को लूं, देखो ऐसे ही एक पॉइंट को लूंगा और उसको अपन डेरिवेशन करना चालू करेंगे. मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसने एक ऐसे रे भेज दी. दिस इज माय नॉर्मल. आइडियली ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, एंड दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. ठीक है, मीडियम 1 सॉरी n1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज ग्रेटर देन n2, यानी कि कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर. अब देखो यहाँ पे दिस इज एंगल I, that means this is also angle I. It will bend away from the normal and this is my angle R. इसको मैं पीछे ट्रेस डाउन करूं तो यहाँ पे अगर इमेज बनती है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ था तो मेरी इमेज यहाँ है. एंड इफ यू सी केयरफुली, ये एंगल R है तो ये एंगल भी R है, ये एंगल I है तो ये एंगल भी I है. Now let's take two separate triangles. ये R है, ये I है. This is my actual depth and this is my apparent depth. ठीक है, तो this is my apparent depth and this is my actual depth. तो using Snell's law, I can say n1 sin I is equals to n2 sin R. ठीक है, अब फॉर आप यहाँ पे एक assumption लेंगे और ये assumption सब जगह valid होगा except in the cases जहाँ पे mentioned होगा. There are few questions in HCV which doesn't follow this assumption. The assumption is I and R are very small angle, very small angles. आपको पता चल गया होगा, मैंने assumption लेते ही मैंने मेरे दिमाग में क्या है, अगर small angle है तो sin I can be approximated as I can be approximated as tan I. तो ये approximation मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरा इक्वेशन बना n1 tan I is equals to n2 tan R. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन ये दो ट्राइंगल्स है ना, तो tan I क्या हो जाएगा बोलो, n1 tan यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट is n2 tan R is opposite upon adjacent. तो देखो d डैश क्या हो गया मेरा, n2 by n1 into d. This is my apparent depth. ठीक है, नाउ यहाँ पे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, n2 हमेशा वो लिया जाएगा where rays are going और n1 हमेशा वो लिया जाएगा where from where rays are coming, from where rays are coming. ये assumption अभी आपको तो बहुत सिंपल लग रहा होगा. This is a very crucial
when we deal with virtual objects. ठीक है, अभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आसान लग रहा होगा, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में इन केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिस बिकम्स अ वेरी क्रूशियल थिंग, जो कि कई बार सिली मिस्टेक्स भी करवा देता है अपने को। ठीक है, चलो नाउ प्लीज नोट दिस डेरिवेशन डाउन। ये असम्पशन के नीचे आप लिख सकते हो पैराक्सियल रेस। पैराक्सियल रेस, ये असम्पशन याद है, हम पहले भी ले चुके हैं। हो गया, क्वेश्चंस करें इसके ऊपर? चलो लेट्स मूव अहेड। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन से अपने को थोड़ी फील आएगी। मान लो एक फिश है, ठीक है, वो यहाँ से 15 मीटर की डेप्थ पे है। इट इज सीन बाय अ मैन। तो बताओ व्हाट इज द डेप्थ ऑब्जर्व्ड बाय मैन। बताओ आदमी क्या डेप्थ देखेगा? चलो दिस इज माय डी, आपको निकालना है डी डैश। ठीक है, आइडेंटिफाई विच इज n1 एंड विच इज n2। n1 जहां से रेज आर कमिंग, रेज कमिंग, और n2 जहां पे रेज गोइंग। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, हु इज माय ऑब्जेक्ट, ही इज माय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे रेज मूव अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है ना उससे रेज दूर जाती है। तो दैट मीन्स दिस इज माय n1 and this is my n2। ठीक है, तो d dash is n2 by n1 into d, यही फॉर्मूला था ना। अब मैंने आपको दिया हुआ है कि यार जो n2 का वैल्यू है ना, ये तो है एयर और ये है पानी। ठीक है, तो my solution becomes n2 by n1 into d, तो this become 45 by 4, that is 10.11 आ जाएगा, 11.24। ठीक है, 24 ही आएगा ना, 44 उसके बाद 10, तो 2 सा 8, 5, 11.25 मीटर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, 11.25 मीटर। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं उल्टा केस ले लूं, मान लो मैं ना पानी के अंदर बैठ के ऊपर देखना चाहता हूँ, तो अब मेरे को आप कॉमन सेंस से बताओ कि अगर मैं रेयरर से डेंसर देख रहा हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे दिखती है ऊपर शिफ्टेड। सो यहाँ पे एक नोट बना सकता हूँ, ऑन व्यूइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम कैन आई से ऑब्जेक्ट अपीयर रेस्ड, ऑब्जेक्ट ऊपर दिखाई देता है ना। तो सिमिलरली आप बताओ ऑन व्यूइंग फ्रॉम, अब मैं डेंसर टू रेयर देखूंगा, डेंसर टू रेयर, ऑब्जेक्ट रेस दिखाई देगा या दूर दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट अपीयर फार, है ना, ऑब्जेक्ट अपीयर फार। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट इस बार ना अपन डायग्राम भी बनाएंगे, इस टाइप का जो डायग्राम हमने बनाया था ना, कि मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे गया, तो इट अपीयर्स हियर,
ये डायग्राम बनाता है। इस बार आप डायग्राम बनाओ चलो। दिस टाइम आई एम सेइंग देयर इज अ फिश। फिश ये आप अपने आप को ही मान सकते हो। आप वाटर में से एयर में देख रहे हो and there is a bird at a height of let's say 32 meter। तो सबसे पहले तो आप मेरे को डिस्टेंस बताओ, अपेरेंट डिस्टेंस, अपेरेंट हाइट। फाइंड अपेरेंट हाइट, पहला आपको ये फाइंड करना है। दूसरा आपको फाइंड करना है ड्रॉ रे डायग्राम। ड्रॉ रे डायग्राम, चलो सॉल्व करो उसको। चलो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम। ठीक है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, इससे एक वर्टिकल लाइन खींच दो। रेज कम आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रेज कम आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये ऐसे जा रही थी, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड टू एक मिनट, एक रे ऐसे आई एंड आइडियली वो ऐसे जानी चाहिए थी, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो इसको मैं जब पीछे ट्रेस डाउन करता हूँ, उसी इसको मैंने जब पीछे ट्रेस डाउन किया तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलता है। सो दिस वाज माय एक्चुअल हाइट एंड दिस इज माय apparent height h dash। ये तो था मेरा रे डायग्राम। ओके, तो चलो नाउ लेट्स सॉल्व। वी यूज द सेम फॉर्मूला, दैट इज apparent height is n2 by n1 into actual height। नाउ आपको पता है ना what was n2, जहां पे रेस जा रही थी, तो h dash जा कहाँ रही है, 4/3 में जा रही है, अपॉन n1 जहां से रेस आ रही है, कहां से आ रही है, 1 से आ रही है, into height is 32, 4/3 into 32 42.56 कितना है, 42.56 मीटर। हो गया, आया समझ में? अब अपन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, ये तो काफी सिंपल था ना। चलो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि लेट्स देयर आर 3 मीडियम। ठीक है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 3। आप मीडियम 3 से किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये डिस्टेंस दिया t1, ये डिस्टेंस दिया t2 और ये डिस्टेंस दिया t3। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया, द क्वेश्चन वाज फाइंड apparent distance of object as seen by observer। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये टेक्निक काफी लॉजिकल है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब मैं इसी मीडियम में आके देखूंगा तो मुझे थिकनेस T1 ही दिखेगा, है ना, क्योंकि मैं सेम मीडियम से सेम मीडियम में देख रहा हूँ। दिस इज माय लोकेशन 1, दिस इज माय लोकेशन 2 एंड दिस इज माय लोकेशन 3। ठीक है, अब फ्रॉम लोकेशन 1, लोकेशन 1 मैंने क्या लिया, एट बॉर्डर ऑफ मीडियम, द डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इज T1। ठीक है, अब मैं लोकेशन 2 पे जा रहा हूँ। लोकेशन 2 ये भी कहाँ पे है, बॉर्डर ऑफ मीडियम, बॉर्डर ऑफ मीडियम।
अब the thickness observed will be देखो, ये जो देख रहा है ना, कौन, ये, इसको T2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि T1 में कितना डिस्टेंस था। किससे फर्क पड़ता है? T1 में कितना डिस्टेंस था, उसको सिर्फ इतना फर्क पड़ता है T1, क्योंकि आप यहाँ देखो, इसके अंदर भी वी ओनली डेल्ट, हमने किससे डील किया था? सिर्फ 32 से, जितना उस मीडियम में था। हमने ये वाले डिस्टेंस को कंसिडर किया ही नहीं था, दिस डिस्टेंस नॉट टू बी कंसिडर्ड। तो बस यहां भी ऐसा ही करना आपको। चलो लोकेशन 2 की चर्चा करें तो T2 तो एज इट इज था, T1 के अंदर लफड़ा हो रहा था, है ना? तो T1 डैश इज नथिंग बट N2 by N1 into T1। ठीक है, ये तो अपेरेंट डेप्थ हुआ T1 डैश का, बट जब मैं यहां से देखूंगा बॉर्डर ऑफ मीडियम 1, मेरा एक T2 डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा ना, प्लस। तो बॉर्डर ऑफ मीडियम 2 से आया T2 प्लस N2 by N1 into T1। ये मेरा डिस्टेंस फ्रॉम लोकेशन 2, डिस्टेंस फ्रॉम लोकेशन 2, डिस्टेंस फ्रॉम लोकेशन 1। अब इसका मतलब ये है कि मेरे N2 के लिए ये जो डिस्टेंस है ये D2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर द थर्ड लोकेशन। अब मैं चर्चा करूंगा थर्ड लोकेशन की। फ्रॉम लोकेशन 3, लोकेशन 3 कहाँ है? एट डिस्टेंस T3 फ्रॉम बॉर्डर। तो डू यू रियलाइज लोकेशन 3 जो कि थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, उसके लिए ये पूरा सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है। ठीक है, तो D2 डैश इज नथिंग बट N3 by N2 into D2। तो देखो D2 डैश कितना आ गया? N3 by N2 into D2। D2 मेरा क्या है? T2 plus N2 by N1 into T1। तो देखो D2 डैश कितना आ गया मेरे लिए? N3 T2 by N2 plus N3 T1 by N1। ये मेरा D2 डैश, बट D2 डैश कहाँ से होता है? बॉर्डर से होता है। बट फ्रॉम ऑब्जर्वर total distance is nothing but D2 dash plus T3। So total distance is D2 dash। D2 dash क्या है? N3 T2 by N2 plus N3 T1 by N1 plus T3। For ease of my calculation मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। Distance observed final is equals to N3 मैंने कॉमन ले लिया, T1 by N1 plus T2 by N2 plus T3 by N3 and this, ये कहानी जितने भी मीडियम है वो मीडियम लगाते जाओ। डिस्टेंस ऑब्जर्व फाइनल इज N3। N3 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैं चाहूंगा आप लर्न कर लो। ये कब काम आता है? जब अलग अलग मीडियम्स हैं और ऑब्जेक्ट अलग कहीं और पड़ा है और ऑब्जर्व कहीं और से हो रहा है। ठीक है, चलो नोट दिस डाउन।
अब इसका एक स्पेशल केस करते हैं, ठीक है। The special case which can be directly used in a lot of question is this, that एक slab रख दिया है with a thickness of t and the refractive index is mu. Object यहाँ पे रखा है at a distance of d1. आपको देखा यहाँ से जा रहा है at a distance of d2. तो आपको पूछा गया find the shift. आपको shift निकालना है। चलो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ये बाद में निकालते हैं, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन हम लोग ये वाला डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इज n3। आप बताओ n3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, यानी वो एयर में से ऑब्जर्व कर रहा है, तो 1 इंटू t1/n1। अब देखो t1 इज थिकनेस 1 यानी d1, और वो कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, प्लस t2/n2 प्लस t3/n3। आया नहीं आया समझ में? इट इज d1, किसका माइक चालू है, प्लस d3 प्लस t/mu। तो डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड ये आया, देखो। नाउ सॉल्विंग द शिफ्ट। देखो शिफ्ट हमेशा क्या होता है, यानी एक्चुअल लोकेशन से कितना हो गया, डिस्टेंस एक्चुअल माइनस डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड। डिस्टेंस एक्चुअल कितना था, देखो d1 प्लस t प्लस d2 माइनस डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड d1 प्लस d3, सॉरी ये d3 है, प्लस t/mu is my shift। d1 cancel, d3 cancel, t into 1 minus 1/mu, ये मेरा शिफ्ट आ गया, ठीक है। ये स्पेशल केस था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इज द शिफ्ट पॉजिटिव और नेगेटिव? द शिफ्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब समझते हैं। पॉजिटिव का मतलब एक्चुअल डिस्टेंस वाज हायर देन ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस। इसका मतलब एक्चुअल डिस्टेंस was more than observed distance। इसका मतलब क्या हो गया, that the shift happened towards the observer, ठीक है। इसका और अच्छा मीनिंग ये निकाल सकते हैं, that shift happened in the direction of rays travel, ठीक है। and this is very important specifically when, जब सवाल ट्विस्टेड होते हैं, जब सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, सराउंडिंग मीडियम इज अ डेंसर मीडियम। ध्यान रहे पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब शिफ्ट कहाँ हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। व्हाइल नेगेटिव मतलब शिफ्ट ऑपोजिट टू वेव ट्रेवल। चलो अगर मैंने ये फॉर्मूला बनाया, अगर मैंने बताया ही है कि शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, तो I might as well change my formula like this. Shift is equals to t into 1 minus 1 upon mu of solid with respect to surrounding। पता है ना ये mu क्या था, refractive index of solid with respect to surrounding। तो the shift new formula becomes t into 1 minus mu surrounding upon mu solid। Again, the formula has changed as per the surrounding, but the concept of the formula remains same। That अगर shift positive है तो कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ है, towards the direction of rays। शिफ्ट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेज शिफ्ट हुआ है। चलो एक बार ये क्वेश्चन करो, थोड़ी फील आएगी हर्षल।
मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा मैंने, लेट्स से दिस इज 20 सेंटीमीटर, this is 1.5 and the thickness is 15 सेंटीमीटर। थोड़ी दूरी पे 2.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका थिकनेस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम द डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो मुझे दो सवाल पूछे गया, फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस एज सीन बाय ऑब्जर्वर, नंबर 2 शिफ्ट। चलो सॉल्व करो, ट्राई सॉल्विंग इट। चलो, विच फॉर्मूला शुड आई यूज? जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, ये जो स्पेशल केस फॉर्मूला है? स्पेशल केस स्पेशल केस वाला करें? चलो ठीक है। D1 प्लस D2 वाला सर। D1 प्लस D2 कौन सा है? पुराना वाला ना, फर्स्ट हाँ वाला। चलो वो करते हैं। चलो, द डिस्टेंस एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज D1 अपॉन T1। D1 मतलब सबसे पहले ये डिस्टेंस लिया जाएगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑफ द ऑब्जर्वर लिखना पड़ेगा। बताओ ऑब्जर्वर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है? 1 इंटू T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3 प्लस T4 अपॉन μ4 प्लस T5 अपॉन μ5। आया समझ में? आया ही नहीं, यादों को तो 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40 कितना आ गया देखो? 120 40 40 80 80 और 20 100 120 सेंटीमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस कोई बताएगा कितना था? देखो 20 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 40, एक्चुअल डिस्टेंस कितना देखो? 50 एंड 50 100, 140 एंड 15 155 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस था। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ से सरक के इधर आ गया। कितना आ गया? 155 माइनस 120। हर्षिल फील आई क्या? देख मैंने 155 माइनस 120 किया है, हाँ सर। 35 सेंटीमीटर का पॉजिटिव शिफ्ट है, पॉजिटिव शिफ्ट, करेक्ट। अब इसी चीज को मैं दूसरे मेथड से निकालूंगा, मेथड 1। नाउ लेट्स गो फॉर मेथड 2। मेथड 2, अब ध्यान दो, शिफ्ट मेरा कौन कौन क्रिएट करेगा? ये स्लैब 1 जो कि शिफ्ट 1 क्रिएट करेगा, ये स्लैब 2 जो कि शिफ्ट 2 क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चलो पहली बार शिफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं स्लैब 1 के लिए। So total shift is shift by slab 1 plus shift by slab 2. Shift by slab 1 is t into 1 minus 1 upon view, यानी 15 into 1 minus 1 upon 1.5 plus second slab 50 और 2.5 है, 50 into 1 minus 1 upon 2.5 करें क्या? कितना आ रहा है? 1.5 minus 1 यानी 0.5, यानी 5 by 15, 1 by 3, 1 by 3 into 15 is 5 centimeter positive, plus 2.5 minus 1, 1.5, 1.5 upon 2.5, 15 by 25, 3 by 5, 10, यानी plus 30। बताओ जरा शिफ्ट कितना आया? plus 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी यही आया, यहाँ पे भी यही आया। आया? मैं एक नोट बना देता हूँ, बाद में आप कॉपी कर लेना, ठीक है। कई बार एक ऐसा कंफ्यूजन वाला सवाल देते हैं कि भैया ऐसा है कि ये स्लैब 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ये स्लैब 1.5 का है, और ये स्लैब 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, देखा इधर से जा रहा है। फाइंड शिफ्ट, ठीक है।
देखो कई सारे टीचर्स ना आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रटवा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ये 1 - बेटा ये लर्न कर लो, म्यू सराउंडिंग ऊपर आएगा, म्यू सॉलिड नीचे आएगा। अब देखो बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है। बच्चा बोलेगा सर मेरा शिफ्ट का फॉर्मूला तो ये था, T इंटू 1 - म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू सॉलिड। बच्चा तो ये फॉर्मूला भाई रट के गया है। अब बेटा तू मेरे को ये बता, इसको जब मैं कंसिडर करूंगा इसका शिफ्ट, तो मेरा सराउंडिंग क्या होगा? 2 होगा क्या? बच्चा तो यही मानेगा दैट माय म्यू सराउंडिंग इज 2, एंड दैट्स वेयर द इश्यू कम्स। बच्चा इसको 2 मान लेता है और इसको 1.5 मान लेता है, और बच्चा बोलता है सर शिफ्ट, इसका शिफ्ट पॉजिटिव, इसका शिफ्ट नेगेटिव और इसका शिफ्ट पॉजिटिव, एंड दैट्स वेयर ऑल द मिस्टेक हैपेंस। इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बाद में बताया, मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया। सो ऐसे केस में हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करने की इच्छा है तो एक नोट लिख लो। इफ द गैप, sorry, एक मिनट, rather than I would phrase it in this format. Both formulas can be used even if the slabs are joined. ठीक है जी, ये ध्यान रखना, स्लैब्स को ज्वाइन करोगे तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते। बस ये आपको मिसकंसेप्शन ना हो जाए इसलिए मैंने पहले वो फॉर्मूला बता दिया आपको, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक और नोट लिखो, दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज्ड, यहाँ पे लिख दो, दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज्ड when object and observer both are in same medium, same medium। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में होंगे तभी आप इनको यूज कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। इसीलिए मैंने पहला फॉर्मूला बताया, मेरे को दूसरा फॉर्मूला ना बहुत वो वियर्ड लगता है, हर बार सोचो पहला फॉर्मूला लगाया खत्म। देखो कितना इजी था यहाँ पे, फट 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 सीधा फॉर्मूला लगाया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ बस शिफ्ट के दौरान इतना सोचना है कि भाई यहाँ था और यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बस उतना ही सोचना था मुझे, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मुझे पहला फॉर्मूला ज्यादा पसंद आता है। एक अच्छा क्वेश्चन करें, चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन। देखो सवाल कुछ ऐसा है कि ऊपर से एक ऑब्जेक्ट देखा जा रहा था, ठीक है? जहां देखा जा रहा है, you might have seen few tumblers which have a convex surface, देखा है कि नहीं कभी? तो नीचे एक कॉन्वेक्स सरफेस है जो कि कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, जिसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी? यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और ये ऑब्जेक्ट टॉप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। Given that this water has a refractive index of 4/3, आपको पहला सवाल ये पूछा गया है, how many images will be seen by observer? ऑप्शन ए सर एक इमेज मिलेगी, ऑप्शन बी सर 2 इमेज मिलेगी, ऑप्शन सी सर 3 इमेज मिलेगी, ऑप्शन डी सर आप ही बता दो। चलो फटाफट बताओ, माइक अनम्यूट करके बताओ, ए बी सी या डी?
सर 2। अदर्स कितने लोग हैं? सब जने एक एक करके आंसर बोलो, माइक अनम्यूट करके। 2 सर 2। टू 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 एंड एनीवन एल्स? सर 2। तो सबको समझ में आ रहा है, फील आ रही है? दो इमेज कौन सी होंगी अब ये बताओ। देखो पहला इमेज कौन सा होगा? जो अपेरेंट शिफ्ट वाला होगा, याद है? फिश को ऊपर से देखा था, पहला तो वो डायरेक्ट इमेज होगा। दूसरा होगा वो नीचे मिरर है ना, मिरर के रिफ्लेक्शन में एक इमेज बनेगा, करेक्ट? तो दो इमेज बनेगी, पहला डायरेक्ट देखा जाएगा, दूसरा मिरर का रिफ्लेक्शन होकर देखा जाएगा। तो ये चीज तो भाई क्लियर हो गई, दो है। सवाल ये था, फाइंड द डिस्टेंस between the two images. This was the question. चलो attempt, try and attempting it. चलो solve करते हैं। I know that image 1 is apparent depth. चलो उसका लोकेशन निकालते हैं। D dash is n2 by n1 into D. n2 by n1 क्या हो जाएगा? n2 is 1 upon 4 by 3 into 10. ये कितना आ जाएगा? 30 by 4. 4 5 are 20, 4 7 are 28, 7.5 सेंटीमीटर। I2 देखो, I2 सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन इन मिरर। उसके बाद देन इज सीन बाय द ऑब्जर्वर। पहले रिफ्लेक्शन होगा, फिर ऑब्जर्वर देखेगा, पर कहां से देख रहा है? फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। तो चलो पहले सॉल्व करना चालू करते हैं। व्हाट इज माय v? uf बाय u माइनस f। u माइनस f ही होगा क्या? तो पहले this is my step number 1, this is my step number 1 and this is my step number 2। तो पहले अपन स्टेप नंबर 1 करते हैं। 1 बाय वी प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। मिरर में क्या आता है? प्लस आता है माइनस आता है, तो v इज इक्वल टू यू एफ बाय यू माइनस एफ। तो v इज इक्वल टू यू। अब देखो u कितना है, f कितना है? प्लस 20 अपॉन u माइनस 20 माइनस प्लस 20। देखो कितना है v? माइनस 400 अपॉन माइनस 40, यानी कि प्लस का 10 सेंटीमीटर। प्लस 10 सेंटीमीटर मतलब यहां से नीचे की तरफ यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज 10 सेंटीमीटर। आया? ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब भाई कहानी ऐसी है दैट इन द सेकेंड पार्ट यहाँ पे से देखा जा रहा है, ठीक है? यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितना है? 20 प्लस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो मेरा d हो गया 30 सेंटीमीटर। अब जब इसको देखा जाएगा तो d डैश हो जाएगा n2 बाई n1 इंटू 30 सेंटीमीटर, 1 अपॉन 4 बाई 3 इंटू 30 40। तो ये आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर d डैश। अब देखो ऑब्जर्वर पहली इमेज कहाँ देख रहा है? 7.5 सेंटीमीटर पे। दूसरी इमेज कहाँ देख रहा है? 30 सेंटीमीटर पे। तो distance between images is 30 minus 7.5, that is 22.5 centimeter, and this is the answer. आया? चलो let's do एक और क्वेश्चन।
The question is in this format. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है. The slab has a distance of 10 centimeter from the mirror. मिरर का फोकल लेंथ दे दिया आपको 20 centimeter. The slab has a refractive index of 1.5 and the thickness is 15 centimeter. And ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ा है. आपको पूछा गया फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज. फाइनल इमेज. चलो सॉल्व करो. चलो सॉल्व करें. कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, शिफ्ट वाला या अपना स्टैंडर्ड जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सो डिस्टेंस बाय ऑब्जर्वर. यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, मिरर. डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू refractive index of the mirror into 10 by 1 plus 15 by 1.5 plus फिर से 10 by 1. कितना आगे देखो 30 सेंटीमीटर. यानी कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन कितना आ गया 30. It implies that the object distance is minus 30 centimeter. Focal length is minus 20 centimeter. ठीक है. तो चलो let's find V. V is equals to UF upon U minus F. कितना आगे देखो ये माइनस सॉरी प्लस का 600 अपॉन माइनस 30 प्लस 20 माइनस का 10 आ गया माइनस 60. तो V आ गया माइनस 60. A lot of students give this final answer and this is not correct. Why? सर वापस Conceptual part समझो. Exactly. देखो रे डायग्राम से समझना फील आएगी थोड़ी सी. ये ऐसे गया, रे ऐसे जानी थी, it bend and again goes like this. ठीक है. अब वो यहां से ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर से बेंड होगी. मैं इस रे को दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ. ये ऐसे जा रही थी, it will bend and now it will be like this. Do you realize अगर जाते हुए बेंड हुई तो आते हुए बेंड होगी. अब बेंडिंग का डायरेक्शन इज वेरी क्रूशियल. इसीलिए मैंने आपको शिफ्ट का डायरेक्शन बताया था, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो चलो यहाँ पे देखते हैं शिफ्ट का डायरेक्शन क्या है. अगर मैं शिफ्ट पता लगाऊं, शिफ्ट अगर मैं शिफ्ट पता लगाऊं, देखो शिफ्ट एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 10 20 35 माइनस 30 प्लस 5 है. प्लस 5 मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवल. दैट मीन्स जाते हुए भी शिफ्ट कितना होगा प्लस 5 along the direction of ray travel. अब देखो जाते टाइम ऐसे जाए तो शिफ्ट आगे आ गया 5 सेंटीमीटर की तरफ. रिटर्न होते टाइम तो शिफ्ट पीछे आएगा ना, कितना 5 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा. सो इमेज लोकेशन is 60 plus 5, that is 65 centimeter in front of the mirror. In front of mirror. And that is your answer.
जितना शिफ्ट जाते हुए होता है उतना ही शिफ्ट आते हुए भी होता है। आप अगर शिफ्ट का फॉर्मूला लगाना चाहें, जैसे वन ऑफ द चाइल्ड वांटेड टू यूज अ शिफ्ट फॉर्मूला, सी आप शिफ्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर यही आएगा, शिफ्ट इज टी इंटू 1 - 1/1.5, आंसर आएगा +5। वो भी यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, मैंने एक ब्लॉक यहाँ पे रखा, वही 1.5 और 15 सेंटीमीटर का, ये ब्लॉक यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा ब्लॉक से x डिस्टेंस की दूरी पे। फाइंड x such that image forms on the object itself. Image forms on the object itself. Try. देखो, इसको सोचने के दो तरीके। तरीका नंबर 1, इमेज जो रेज बनेगी इसकी, ऑब्जेक्ट की रेज, ये देखो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। अगर इमेज वहीं पे बन रही है तो वो देखो, रेज शुड रीट्रेस देम बैक। ठीक है, रीट्रेस कब होती है? द रीट्रेस happens when rays appear to come from, कहाँ से आती है? To come from center of curvature, center of curvature। ठीक है, तो अब मेरा सॉल्विंग और इजी हो गया। यानी कि डिस्टेंस सीन बाय दिस मिरर, यानी अगर मैं मिरर को ऑब्जर्वर बना दूं तो डिस्टेंस सीन बाय द मिरर शुड बी 40 सेंटीमीटर, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो चलो, x/1 बाहर ऑब्जर्वर 1 प्लस 15/1.5 प्लस 5/1 शुड बी इक्वल टू कितना? 2f, दैट इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर। तो चलो, 10 + 5 15, x + 15 इज इक्वल टू 40। x कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। देखो, ऐसी चीजों के कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे इसके रिफ्रैक्शन एप्लीकेशन देखते हैं। रिफ्रैक्शन एप्लीकेशन, जब भी आप एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन देखते हो, जैसे अगर मैं एक कॉइन नीचे रख दूं and I'm seeing it from the outside, coin appear traced। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, अगर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो नीचे वाला लेंथ शॉर्ट दिखाई देता है। The man appears shorter in water। Another example is, let's say a man is seeing from here, यानी वो इसके इधर वाला cannot see। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉइन रख दिया, यहाँ पे एक कॉइन रख दिया। अब मुझे देखना ना, सो व्हाट डिड आई डू, मैंने इसमें पानी डाल दिया। द कॉइन अपीयर रेस्ड। अब देखो, मैन के फील्ड ऑफ व्यू में कॉइन आ गया, है ना। तो आफ्टर फिलिंग वाटर, कॉइन कैन बी सीन। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। लेट्स से ये बुक है, बुक के ऊपर आपने स्लैब्स प्लेस कर दिए, तो बुक पे जो भी लिखा होगा ना, लेट्स से ABC, ये पूरा आपको ऊपर दिखेगा, ABC। ओके, इसके अंदर भी लेट्स से इफ दे आर ऑफ डिफरेंट कलर,
देखो अब मैं इनको डिफरेंट कलर का बनाऊंगा. लेट्स से A is made of red, B is made of green, and C is made of violet. आप बताओ, will they be at same height? No. यहाँ पे आपको ये समझना होगा that refractive index vary for different wavelength. हमेशा याद रखिए, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? रेड का. और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट का. ठीक है, तो लैम्डा रेड इज हायर देन लैम्डा वायलेट. तो विबग्योर आप बना सकते हो, आप सबको पता ही होगा लैम्डा के बारे में, वेवलेंथ. सो अब when they pass through medium, violet face more obstacle. Violet face most deviation. इसका मतलब the velocity of violet is least. इसका मतलब the refractive index of violet is maximum. ठीक है, तो refractive index of violet is greater than and लास्ट में आएगा refractive index of red. क्या ये समझ में आता है आपको? Who has the highest refractive index? Violet. Who has the lowest refractive index? Red. तो जब मैं ऐसे मल्टी कलर का करूंगा ना, तो सबसे ऊपर दिखेगा मुझे C. सबसे ऊपर कौन दिखेगा? C. फिर B और रेड सबसे नीचे दिखेगा. So the shift changes as per the refractive index, and refractive index changes as per the color of light. ठीक है, इसका एक और एप्लीकेशन समझ सकते हो. यू नो सनराइज के पहले ही सन दिखना चालू हो जाता है, पता है ना? और सनसेट के काफी देर बाद तक सन दिखता रहता है. इसका भी आप रे डायग्राम से समझ सकते हो इसको. लेट्स से ये आपका अर्थ है, ठीक है, एंड दिस इज द एनवेलप ऑफ एटमॉस्फेयर. दिस इज माय होराइजन. अर्थ ऐसे मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज. let's say you are somewhere here. So you are about to have a sunrise here, but what happens? sun तो यहाँ पे है, ठीक है, this is sun, this is sun. sun की रेज ऐसे जाती है all direction में, and then they bend to the observer. तो ऑब्जर्वर को लगता है कि सन मेरे को दिख गया, एंड दैट्स व्हाई ये डिस्टेंस से पहले ही सनराइज दिखता है. सिमिलरली कोई एक ऑब्जर्वर सनसेट यहाँ पे हो चुका है, बट वो ऑब्जर्वर यहाँ पे पहुंच चुका है, अगेन ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके आती है. ठीक है, सो यू ऑलवेज फील दैट sunrise happens before the time and sunset happens after the time. ये देखो, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ठीक है. सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको सनराइज और सनसेट टाइम के आगे पीछे दिखता है. ठीक है, चलो नोट ऑल दीज एप्लीकेशंस. lateral shift.
if in a question rays are not paraxial and shift is asked, इसका मतलब they are asking lateral shift. Lateral shift को समझने के लिए आप ऐसे देखो. Let's say this is a glass block. ठीक है, ये रे आई. Ideally the ray would be going like this, but ये normal बना. The ray bend towards the normal. यहाँ पे फिर से एक normal बना. And the ray bends away from the normal. If this is angle I and this is R, ठीक है, by alternate angles, अगर ये R है तो ये भी R हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, R. Now this is medium 1, this is medium 2, this again medium 1, तो ये R होगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, I. ठीक है. So the original incident ray and the final emergent ray are parallel. That means they're asking this. This is called lateral shift. This is called lateral shift. ठीक है. तो चलो अभी इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा और जूम करके बनाता था. तो अभी देखो, let's have this diagram. This is my R. This is my I. ठीक है. तो अब देखो ये एंगल कौन सा हो गया, 90 माइनस आई. ठीक है, और ये आपस में 90 है तो ये एंगल होगा आई. ये आई तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आई तो दिस इज 90 माइनस आई. ठीक है. एंड दिस इज द ग्लास ब्लॉक. दिस इज द ग्लास ब्लॉक. ये पूरा आपका ग्लास ब्लॉक है. ठीक है. दिस इज द थिकनेस T of the glass block. तो अब I want you to look into this triangle. आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, this is nothing but T sec R. अब मुझे दूसरा ट्राइंगल देखना है. I want you all to focus on this triangle. ग्रीन वाला ट्राइंगल है ना, उस पे फोकस करो. अगर मैं ग्रीन वाले ट्राइंगल पे फोकस करता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है मुझे. देखो ऐसा ऐसा ऐसा, where this is T sec R, और ये पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल है, देखो R plus 90 minus I. ठीक है. So now I'll focus on this triangle again. This is T sec R. This is 90 minus I minus R. This is 90 minus I minus R.
और ये मुझे निकालना है S। तो कैन वी ऑल अंडरस्टैंड दैट S इज नथिंग बट ये वाला हाइपोटेनस का कॉस कंपोनेंट। हाइपोटेनस क्या है मेरा? T sec R का cos 90 minus I minus R. Cos 90 minus theta is sin theta. T sec R sin I minus R. ठीक है? And this formula to be memorized. बुक में अलग अलग फॉर्मूले होंगे, इसी के वर्जन्स होंगे, बट आई रिकमेंड लर्न दिस फॉर्मूला बिकॉज ये फॉर्मूला एप्लीकेशन में थोड़ा तेज है। भले एक स्टेप ज्यादा होगा बट थोड़ा इजी होगा एप्लीकेशन। ठीक है, चलो नोट इट डाउन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक ग्लास स्लैब है, उसका थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द रे इंसिडेंट एट 60 डिग्री। रे 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। तो आप फटाफट बताओ, सबसे पहले तो एंगल आर कितना होगा, और फिर ये कितना होगा लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट कितना होगा, ये दोनों फटाफट निकालो। फाइंड आर एंड फाइंड शिफ्ट। सॉल्व करें। n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। ये 1 है, ये √3 है। sin 60 is √3 by 2 is √3 sin R। तो देखो R कितना आ गया, 30 डिग्री। सो R is my 30 डिग्री। शिफ्ट देखो, T sec R into sin of I minus R। cos 30 होता है √3 by 2, तो sec 30 हो जाएगा 2 by √3। ठीक है, और sin 30 होता है हाफ। आंसर इज 10 by √3 is my shift। ठीक है, few questions। अगर मैं यहाँ पे देखूं, so how can I increase the shift? पहला इंसिडेंट एंगल बढ़ा के, दूसरा थिकनेस बढ़ा के I can increase the shift, and the third one is refractive index बढ़ा के। By these three parameters, if the three parameters are increased, the shift can be increased। Shift is increased। Okay, in this way you can increase the shift। So again मेरे को सब बताओ, which will have highest shift, violet or red? Which light will have the highest? Correct, correct, makes sense। तो यहाँ पे एक नोट बना के लिखते हैं। नोट, shift for violet is highest, is maximum। इसका मतलब तो बच्चा लोग ये हुआ कि अगर तुम सबने बोला कि सर वायलेट का शिफ्ट सबसे ज्यादा है, मैंने कहा ओके चलो, तो एक व्हाइट लाइट आई। ठीक है, वायलेट चुपचाप ऐसे जा रही थी। नाउ बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब, ये जो है ना, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, एंड this gone out like this and this gone out like this। आप ही ने बोला ना, ये शिफ्ट फॉर वायलेट है और ये शिफ्ट फॉर रेड है। तो शिफ्ट फॉर रेड इज लेसर देन
शिफ्ट फॉर वायलेट। तो अब आप खुद बताओ, आइडियली तो यहाँ पे 7 कलर हो गए, है ना जी? ये देखो यहाँ पे 7 कलर्स हो जाने चाहिए। दैट मीन्स ऑल 7 कलर्स should be going in a stream. But if you see from a glass slab, do you observe 7 colors? यहाँ पे एक बात तो हो गई भाई, हमने खुद ही प्रूव किया, लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। पर आप बताइए क्या आपको 7 कलर्स दिखते हैं? When you see from a glass slab, अरे बाप रे पूरे 7 कलर दिख गए, ऐसा होता है कभी? व्हाइट लाइट दिखेगी सर। You see only white light. ग्लास स्लैब से नहीं होता। बट यहाँ तो हमने बोला है ग्लास स्लैब से 7 कलर सेपरेट हो जाते हैं, बोला है नहीं बोला है? हाँ सर। बट हुआ तो नहीं, बट आप देखते तो नहीं हो। The light do split into 7 colors, but can't be seen by eye. उसका रीजन क्या है? Reason is separation, being precise, angular separation between each color is too small for a human eye to distinguish. ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, थीटा का एक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, वो 1/10 ऑफ अ डिग्री होता है, रेडियन भी नहीं डिग्री होता है। तब तक आप दो डॉट्स को सेपरेट देख पाओगे। जब वो थीटा उस लिमिट के नीचे हो जाता है, देन यू आर नॉट एबल टू सी द डॉट्स सेपरेटली। बस यही कहानी इसके अंदर। सो इट डज सेपरेट इनटू 2 कलर्स बट यू आर नॉट एबल टू सी। ठीक है, this phenomena of separation, this process of separation of light into its constituent, जरूरी नहीं हर बार 7 कलर्स हो, कई बार डाइक्रोमेटिक ट्राइक्रोमेटिक भी हो सकता है, into its constituent colors is called, क्या बोलते हैं इसको, सबने पढ़ा है पहले, dispersion. What is it called? Dispersion. अब let's move to our next topic. लिख लिया? Critical angle and TIR, total internal reflection. ठीक है? Before I even start the topic, please note this is only applicable if light कहाँ से कहाँ travel करता है? बताओ, आपने पढ़ा है? Light travel from denser medium to rarer medium. इसको ऐसे समझो, लेट्स से एक लाइट आ रही है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो आइडियली वो ऐसे जाती थी, बट नाउ सिंस इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इसका शिफ्ट कहाँ होगा? टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल देखो, इसके इस तरफ नॉर्मल है तो शिफ्ट होगा इधर। ठीक है, तो I can see that the angle R is always greater than I. R is always greater than I. तो एक सिचुएशन आएगी जब ये R बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे R कितना हो गया? 90 डिग्री। तो उसके लिए आपने थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया होगा। This situation when
वी हैव ग्रेजिंग एमरजेंस, ये वर्ड याद रखना, ग्रेजिंग एमरजेंस। जब ग्रेजिंग एमरजेंस होता है उस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। तो एट क्रिटिकल एंगल वी हैव ग्रेजिंग एमरजेंस। कई बार बच्चे इसमें सीईटी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइट इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल, बच्चे लिखते थे PIR ना, क्रिटिकल एंगल पे लाइट बाहर जाती है, ग्रेजिंग एमरजेंस होता है, ठीक है। नाउ इफ I is greater than critical angle, तब नो एमरजेंस, एमरजेंस होता ही नहीं है। क्या होता है? टोटल रिफ्लेक्शन। अब समझो क्यों। See what happens is, let's say ये लाइट आई, it is not only for refraction, अभी मैं जो बोलूंगा वो रिफ्लेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। When a light incident on any of the surface, then there are two possibilities जो आपने वेव में पढ़ी है। नंबर 1 ट्रांसमिशन, नंबर 2 reflection. If this is 100% based on the medium to medium, हो सकता है ट्रांसमिशन 90 हो सकता है 95 हो सकता है 80 हो, तो देयर इज ऑलवेज अ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। देव, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो एड्रेस हो जाता है, 10% होगा या 5% होगा या 20% होगा। Whenever a ray of light incident on any surface, two things happen: reflection as well as refraction. Now, based on the boundary quality, it may be higher reflection or it may be higher refraction. ठीक है। अब होता क्या है, जब आप क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड चले जाते हो ना, लेट्स से मैं क्रिटिकल एंगल पे आ गया, ये ले भाई मैं क्रिटिकल एंगल पे आ गया, ठीक है, तो ये पूरा रे ऐसे चला गया। अब इसके आगे जो भी करूंगा ना, दिस कंपोनेंट बिकम 0, ठीक है। लेट्स से दिस कंपोनेंट इज एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट बना के लिखते हैं, बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल द इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट रे इज 0। इसका मतलब रिफ्लेक्शन is the only option, and therefore 100% reflection, and this is called TIR, total internal reflection, यानी अंदर ही अंदर पूरा रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। And this is considered as far better for image quality, which includes the sharpness, ठीक है। तो TIR are considered, sorry, not TIR, TIR prism are considered better option than mirrors for reflection. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जब मिरर होते हैं ना बेटा, मिरर कुछ ऐसे होते हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट मिरर आर थिक, जिसके नीचे ऐसे सिल्वरिंग होती है। तो लेट्स से एक रे आई ऐसे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो गया, लेट्स से 5%, 95% अंदर गया, नाउ यहाँ पे पूरा का पूरा 95% बाहर जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ से इस 95 का भी 90 ही बाहर जाएगा, 5 वापस आ जाएगा। 5 में से भी लेट्स से 4 ही बाहर जाएगा, 1 वापस आएगा, 1 में से भी 0.5 ही बाहर जाएगा। सो यू नो मल्टीपल रिफ्लेक्शन फॉर्म्स, multiple reflection form, multiple images are formed,
multiple images are formed, the sharpness of image is compromised. While in total internal reflection, पूरा का पूरा reflection हो जाता है. Got the point? And that is why we prefer TIR above any other reflecting surface, especially when you are into military, when you want a sharp image to find the location. चलो note down. कहाँ से note down करना है? TIR से. Start. चलो, let's move ahead. अब चर्चा करते हैं फाइंडिंग द क्रिटिकल एंगल. देखो ये रे आई और एमरजेंस ऐसे हो गई, तो माय आर इज 90 डिग्री, दिस इज सी. बेटा अभी थोड़ी देर बाद लिख लेना है ना. दिस इज सी. सो दिस इज माय डेंसर मीडियम व्हिच इज n, एंड दिस इज माय रेयरर मीडियम व्हिच इज 1. तो mu1 sin i is equals to mu2 sin r. तो sin c आ गया 1 by n, तो c आ गया sin इनवर्स 1 by n. इसका मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल घटेगा. ठीक है. यू सी, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस तो 1 by n इंक्रीज करेगा. और आपको पता है साइन क्या होता है? साइन इज एन इंक्रीजिंग कर्व. देखो 0 से 90 तक साइन इंक्रीज कर रहा है ना, तो अगर 1 by n इंक्रीज करेगा इसका मतलब साइन 1 by n इंक्रीज करेगा, साइन इनवर्स 1 by n इंक्रीज करेगा. और इसका मतलब क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करेगा. इट मीन्स दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट हमको पता है इज higher than refractive index of red. Any 1 by n is lower than 1 by n of r. That means critical angle of violet is lower than critical angle of red. ठीक है. इसका मतलब अगर let's say critical angle for yellow is 42 degree. ठीक है. And I have a light which is red plus violet plus yellow. I have a light which is red plus violet plus yellow. और पूछा गया complete the ray diagram. चलो ray diagram complete करो. Given that the angle of incidence is 42 degree. Answer is red ऐसे जाएगा, yellow ऐसे जाएगा और violet ऐसे जाएगा. चलो, this is good for today.